जय हिंद दोस्तों, मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए हम अगला पेपर करेंगे और अभी तक मैं कहना चाहूंगा जिन बच्चों ने बेटा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो आगे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं जो भी वीडियो डाल रहा हूं उनका लाभ लें। देखिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया हम सामान्य ज्ञान का पोर्शन पूरा करेंगे। कौन सा? सामान्य ज्ञान का पोर्शन पूरा करेंगे और इसमें देखो खेलों से संबंधित क्वेश्चन है। मैंने बेटा आपके लिए एक पूरा सेट तैयार किया है, खेलों से संबंधित क्वेश्चन है जिसमें, तो एक बार आप उसको जरूर देख लें क्योंकि उसमें खेलों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि मैंने करवाए हैं। अब देखिए इसके बाद आते हैं, सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है कि फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है। देखिए बेटा फेडरेशन कप आपका फुटबॉल से संबंधित है और फुटबॉल से संबंधित मैंने और भी बताया बेटा, डूरंड कप है। कौन सा है आपका? डूरंड कप है, आपका सुपर लीग है, आपका संतोष ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी है। इसके बाद एक बेटा आपका आईएफए कप है, कप है। तो ये इस तरीके के जो गेम है ये आपके फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है बेटा? फुटबॉल से संबंधित गेम है ये, तो इसको ध्यान रखना। ये डूरंड कप और आपका मैंने बताया सुपर लीग है, आपका संतोष ट्रॉफी है, आपका आईएफए कप है, ये फुटबॉल से संबंधित खेल है। क्रिकेट की बात करें बेटा, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये काफी गेम है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ठीक है, जितने भी हैं ये क्रिकेट से संबंधित है। टेनिस से संबंधित देखो विंबलडन है, आपका यूएस ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ये टेनिस है। ऐसे बैडमिंटन के काफी गेम है, तो इनको आपको याद रखना है बेटा। इसके बाद चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 2, गिर वन कहां स्थित है? देखो बेटा गिर वन, गिर वन आपका ध्यान रखना भारतीय शेरों के लिए प्रसिद्ध है, भारतीय शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और ध्यान रखना ये एशिया का एकमात्र ऐसा है जो कि शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर वन मैंने आपको पहले बताया भी है, किसी पेपर में क्वेश्चन आया था वहां पे, तो मैं बताया था भी, ये गिर अभ्यारण्य है वो कहां पे? गुजरात में है। ध्यान रखना गिर अभ्यारण्य गुजरात में है और यह भारतीय शेरों के लिए प्रसिद्ध है। आता है कई बार कि भारतीय शेरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, तो भारतीय शेरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? गिर अभ्यारण्य। इसके बाद चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 3, भारत और पाकिस्तान के कुन दो शहरों के बीच बस सेवा आरंभ हुई? देखो 1999 में भारत के अमृतसर और लाहौर के बीच में, बेटा अमृतसर और लाहौर के बीच में बस सेवा है वो आरंभ हुई थी। और ध्यान रखना है ये बेटा भारत पाकिस्तान के रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं, तो बार बार ये जो सेवा है वो बंद भी हो जाती है। तो भारत और पाकिस्तान के कौन से देशों के बीच है? अमृतसर और लाहौर के बीच में। जब बंद हो जाती है तो बसें फिर बाघा बॉर्डर तक ही जाती हैं और वहां तक यात्रियों को छोड़ देती हैं। इसके बाद आइए बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन है? देखो बेटा चंद्रगुप्त मौर्य, इसको सकल जम्बूदीप शासक भी कहते हैं, जम्बूदीप शासक कहते हैं। और मौर्य वंश का संस्थापक भी है, मौर्य वंश का संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक है। आपको पता है मौर्य वंश का संस्थापक बना कैसे बना? क्योंकि इनके गुरु थे कौटिल्य, या जिसको चाणक्य बोलते हैं बेटा, कौटिल्य क्या बोलते हैं? चाणक्य बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे, ये इनके गुरु थे और इनकी सहायता से इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। और इनको सकल जम्बूदीप शासक भी कहा जाता है। इनके बेटे हुए बिंबिसार, नहीं है बिंदुसार है बेटा, बिंदुसार कर लेना। इनके बेटे बिंदुसार हुए और बिंदुसार के बेटे कौन हुए बेटा? अशोक हुए। समुद्रगुप्त की बात करें, समुद्रगुप्त हैं आपके, ध्यान रखना ये गुप्त वंश के संस्थापक, ये गुप्त वंश के शासक हैं, चौथे शासक हैं। ये कौन से वंश के? गुप्त वंश के। ध्यान रखना सबसे शक्तिशाली शासक हुए थे और इन्होंने जीवन में कोई युद्ध नहीं हारा था। ध्यान रखना इन्होंने जीवन में कोई युद्ध नहीं हारा था। ये गुप्त वंश के चौथे शासक थे समुद्रगुप्त। और ध्यान रखना इनको संगीत प्रेमी भी माना जाता है और सिक्कों पर वीणा बजाते हुए आता है, कई बार वीणा बजाते हुए इनकी फोटो है, वीणा बजाते हुए चित्र इनका है। कहां पे? सिक्कों पे। तो ये क्वेश्चन भी बेटा कई बार आया है कि सिक्कों पे वीणा बजाते हुए किसको दिखाया गया है? तो किसको दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को। इनके बारे में एक चीज और, ये इतने महान शक्तिशाली सेनापति थे, इन्होंने पूरे भारत को जीत लिया था, ठीक है, पूरे भारत के शासक ये बन गए थे। इसीलिए इनको एक बहुत प्रतापी सेनापति होने के कारण इनको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं।
भारत का कौन? नेपोलियन भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। तो यहां से भी आते हैं बेटा क्वेश्चन। बात करते हैं, देखो मैगस्थनीज। मैगस्थनीज ध्यान रखना एक फेल्यूकस निकेटर था। फेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। किसको? फेल्यूकस निकेटर। फेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। बदले में इनकी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से इनका जो बेटी का विवाह है वो हुआ, जिसका नाम आई थिंक हेलेना था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था बेटा, इन्होंने, इनका एक राजदूत था फेल्यूकस निकेटर का, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहा था। राजदूत था इनका, जो कहां रहा? चंद्रगुप्त के दरबार में रहा था। ठीक है, और चंद्रगुप्त के दरबार में इन्होंने वहां के शासन पे एक पुस्तक लिखी, इंडिका। ध्यान रखना कई बार ये क्वेश्चन भी आता है आपका कि इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है। तो मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है, जो कि किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, फेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। तो यहां से देखो बहुत सारे जो क्वेश्चन बनते हैं बेटा, मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, जितने भी क्वेश्चन यहां से निकलते हैं। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? देखो साउथ अफ्रीका की बात करें बेटा, दक्षिण अफ्रीका के जो पहले अश्वेत राष्ट्रपति हैं नेल्सन मंडेला हैं। ध्यान रखना राष्ट्रपति बनने से पहले तकरीबन ये 30 वर्षों तक जेल में रहे। 30 वर्षों तक कहां रहे? जेल में रहे। 30 वर्षों तक कहां पे रहे? जेल में रहे। कौन? आपके नेल्सन मंडेला, जो कि पहले राष्ट्रपति हैं अश्वेत, साउथ अफ्रीका के। महात्मा गांधी को अपना ये राजनीतिक गुरु मानते थे। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। कान्हा राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहां स्थित है? देखो बेटा नेशनल पार्क की बात करें, कान्हा राष्ट्रीय नेशनल पार्क, ध्यान रखना ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बाघों के लिए प्रसिद्ध है। काफी अच्छी जैव विविधता यहां पाई जाती है। और यह राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क है ये आपका कहां पे? मध्य प्रदेश में। कहां पे? मध्य प्रदेश में। तो ध्यान रखना यहां पे आपका बेटा जिम कॉर्बेट है। ये भी आ जाता है कई बार कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां है? तो वो कहां पे बेटा? उत्तराखंड में। तो ये क्वेश्चन भी आपका कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। श्रीलंका का पूर्व नाम क्या है? देखो बेटा श्रीलंका का पूर्व नाम, ध्यान रखना 1972 तक आपका इसका जो नाम है वो सिलोन था। 1972 में इसका नाम लंका किया, और बाद में 1978 में लंका के आगे एक सम्मानजनक नाम लगे, इसलिए श्री लगा दिया। तो ध्यान रखना इसका नाम क्या है? श्रीलंका। आज जो वर्तमान है श्रीलंका की जो राजधानी है, ध्यान रखना मैं पहले राजधानी की बात करूं तो श्रीलंका का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है वहां पे, और श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर भी है। तो वो कौन सा है? कोलंबो। तो पहले राजधानी कोलंबो थी, अब जो राजधानी है वो जयवर्धनेपुरा है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि श्रीलंका की जो आज की राजधानी है वो कौन सी है? जयवर्धनेपुरा। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। हे राम किस नेता की समाधि पर लिखा हुआ है? देखो हे राम लाला लाजपत राय, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक। तो देखो ये हे राम है, महात्मा गांधी की समाधि पर लिखा हुआ है, जो कि राम घाट है, यमुना नदी के पास है बेटा। यमुना नदी के किनारे दिल्ली में, यमुना नदी के किनारे दिल्ली में जो महात्मा गांधी थे बेटा, उनके अंतिम वाक्य थे हे राम। तो इनकी जो समाधि बनाई गई है वो आपकी राम घाट जो अपना यमुना नदी के किनारे पर है दिल्ली, वहां पर है। वहां पर इनकी जो समाधि बनाई गई है, और वहां काले संगमरमर का पत्थर है, उस पर हे राम अंकित है, हे राम लिखा हुआ है। और ध्यान रखना वो समाधि ऐसी है, जब विदेशी राजनेता घूमने आते हैं तो बहुत ज्यादा संभावना होती है कि वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने जरूर जाते हैं। तो ध्यान रखना हे राम किस नेता की समाधि पे? महात्मा गांधी पे। क्यों? क्योंकि ये इनके अंतिम वाक्य थे, अंतिम वाक्य थे। ध्यान रखना। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि महात्मा गांधी के अंतिम वाक्य कौन से थे? तो महात्मा गांधी के जो अंतिम वाक्य हैं वो कौन से थे? हे राम। पटना शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? देखो बेटा बात करते हैं पटना शहर की। तो देखो इसके किनारे पर सबसे पहले यमुना की बात करें बेटा, बता चुका हूं यमुना नदी के किनारे आपका दिल्ली है, मथुरा है, आगरा है। और ध्यान रखना संगम में, प्रयागराज संगम में ये आपकी गंगा नदी में मिल जाती है। और ये
गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ध्यान रखना, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है? यमुना नदी है। अब बात करें बेटा गंगा की, तो गंगा नदी आपकी कौन कौन से शहरों में जाती है? हरिद्वार हो गया आपका, ठीक है, हरिद्वार, इसके बाद आपका बेटा कानपुर हो गया, ठीक है, हरिद्वार हो गया, कानपुर हो गया, ठीक है, और आपका कानपुर के बाद आपका वाराणसी हो गया, वाराणसी काशी बोलते हैं, ठीक है, वाराणसी हो गया। इसके बाद आपका बेटा पटना हो गया, और आपका ये बेटा प्रयागराज है जहां यमुना नदी मिलती है। तो ये ऐसे शहर हैं वो किस नदी के किनारे पर हैं? गंगा नदी के किनारे पर है, ध्यान रखना। यदि ब्रह्मपुत्र की बात करें तो बेटा यहाँ पे आपका डिब्रूगढ़ हो गया, आपका बेटा गुवाहाटी हो गया, और आपका तेजपुर हो गया। ये जो शहर है वो आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कावेरी नदी पर जो प्रसिद्ध शहर है आपका तिरुचिरापल्ली, बेटा कौन सा है? तिरुचिरापल्ली। तो ये ध्यान रखना कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे पर है। ये कुछ एक जो प्रसिद्ध नदियां और प्रसिद्ध शहर हैं, आप उनको याद रखिएगा, यहां से आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के किस राज्य में भरपूर मात्रा में लिग्नाइट पाया जाता है? देखो भरपूर मात्रा में लिग्नाइट की बात करें तो दो राज्य हैं, एक तो तमिलनाडु है आपका और एक गुजरात में भी पाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा पूछा है, भरपूर मात्रा में पूछा है, तो भरपूर मात्रा में कौन से राज्य में पाया जाता है? आपके तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं बेटा। भारत में किस स्थान पर औसत सर्वाधिक वर्षा होती है? माउसिनराम, गुवाहाटी, पुणे, कन्याकुमारी। तो ध्यान रखना माउसिनराम सबसे ज्यादा वर्षा यहां पे होती है, और ये कहां पे? मेघालय। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता है यहां से कि भारत में कौन से स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है, या वह स्थान कौन से राज्य में है? तो वह स्थान कौन से राज्य में है? आपका मेघालय में है। तो मेघालय के माउसिनराम में दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष यान सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था? ध्यान रखना एक दौर था 1950 के बाद का या 60 के आसपास की बात करें, उस टाइम पे अमेरिका और रूस में बहुत ज्यादा कंपटीशन था, और अमेरिकी अपने आप को रूस से बहुत आगे मानते थे। लेकिन रूस ने क्या किया, जो सबसे पहले अंतरिक्ष विमान है वो रूस ने भेजा था, और वो कौन सा भेजा था? स्पुतनिक 2 विमान भेजा था, ध्यान रखना। और उससे अमेरिका को बहुत तगड़ा झटका लगा था अपने आप में, और इसीलिए बेटा मैंने आपको बताया था जो रूस की वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक, तो वो कहीं ना कहीं इन्होंने नाम है वो अमेरिका को चिढ़ाने के लिए ही रखा है, ठीक है। तो उसको अमेरिका को चिढ़ाने के लिए ही इसका नाम क्या रखा है इन्होंने? स्पुतनिक, क्योंकि उस टाइम पे स्पुतनिक विमान था जो अंतरिक्ष में सबसे पहले गया था। थाईलैंड की राजधानी, देखो बेटा बात करते हैं टोक्यो। टोक्यो आपकी जापान की राजधानी है। जेनेवा राजधानी नहीं है, ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। लंदन इंग्लैंड की है, और बैंकॉक की क्या है बेटा? थाईलैंड है, ध्यान रखना। तो थाईलैंड की राजधानी कहां है? बैंकॉक है। श्रीहरिकोटा, ध्यान रखना, श्रीहरिकोटा जहां अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी है वो आपका आंध्र प्रदेश राज्य में है। कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण कहां पर है? देखो अंग्रेजों के टाइम पे, और भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण है जो कोयले वगैरह की खुदाई करते थे, तो उसका पता लगाने के लिए कोलकाता में किया था। और ध्यान रखना है भारत का सबसे पुराना है, ठीक है, और इसने बहुत अच्छा काम किया है, तो आज की तारीख में वर्ल्ड फेमस भी है। तो ये काफी पुराना है और ये अंग्रेजों ने स्थापित किया था। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे आपका सामान्य अध्ययन है, उसका पार्ट पूरा हो जाता है, जिसको हम जीके भी बोलते हैं, जनरल नॉलेज। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं हम साइंस के क्वेश्चनों की ओर। शरीर में सबसे मजबूत पेशी है, देखो शरीर की बात करें बेटा, मानव के शरीर में जो सबसे मजबूत पेशी है वो कहां पे? जबड़ों में होती है। कहां पे होती है? जबड़ों में होती है बेटा। इसके बाद चलिए आगे। एक साधारण वयस्क में, एक साधारण व्यक्ति में रक्तदाब होता है, तो बेटा ये कई बार बता चुका हूं, 180 और 100 Hg। तो 120 और 100 नहीं बेटा, 120 और 80 है। तो यहां देख लो बेटा 120 और 80 Hg, ये एक साधारण व्यक्ति का रक्तदाब होता है। विटामिन सी की कमी से, देखो बेटा ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना है हमें, विटामिन ए की कमी से, बी की कमी से, सी की कमी से। तो यहां देखते हैं बेटा बेरी बेरी,
देखो बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। स्कर्वी की बात करें, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। रिकेट्स की बात करें, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। और रतौंधी की बात करूं मैं तो बेटा ये आपका विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो सी की कमी से पूछा है, स्कर्वी है। ध्यान रखना विटामिन ई की कमी से नपुंसकता रोग होता है। ध्यान रखना नपुंसकता होता है। किसकी कमी से? विटामिन ई की कमी से। इसके बाद चलिए आगे। मनुष्य के शरीर का साधारण तापमान, देखो मनुष्य के शरीर का डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें तो बेटा 37 होता है। कितना होता है? 37। और 97.5 ये दिया गया है। ये बेटा डिग्री में नहीं होता है, यदि फारेनहाइट में होता तो वो लगभग 98 के आसपास होता है। तो आपका डिग्री में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ओजोन गैस का रंग होता है, देखो ओजोन गैस ध्यान रखना ये आपकी बेटा जो ओजोन गैस है, ओजोन गैस के बारे में बता देता हूं। जो ओजोन मंडल है, ओजोन मंडल में यह गैस कहां पाई जाती है? ओजोन मंडल में। ओजोन मंडल में ध्यान रखना इसका फॉर्मूला होता है O3। जो ऑक्सीजन का अणु बेटा O2 है, दो भागों में टूटता है, ठीक है, दो भागों में टूट गया और वापस ये ऑक्सीजन से क्रिया करके जो सूर्य की पराबैंगनी किरण है उनकी उपस्थिति में तो ये O3 बनाता है। और O3 ध्यान रखना जो ऑक्सीजन गैस है हल्के नीले रंग की होती है। कैसे रंग की होती है? हल्के नीले रंग की होती है और बहुत ही जहरीली गैस होती है। ये ध्यान रखना कैसी गैस होती है? जहरीली गैस होती है। तो ओजोन गैस O3 इसका फॉर्मूला है, हल्के नीले रंग की होती है और बहुत ज्यादा ये जहरीली गैस होती है। सूखी बैटरी में धनात्मक सिरा किसका होता है? देखो धनात्मक सिरा किसका होता है बेटा? धनात्मक सिरे की बात करें हम तो सूखी बैटरी में धनात्मक सिरा होता है बेटा ग्रेफाइट का या वो कार्बन का, ठीक है, ग्रेफाइट का होता है। और ग्रेफाइट किसका होता है? कार्बन का होता है। रेडियो का आविष्कार किसने किया? देखो जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था, गैलीलियो ने टेलीस्कोप का किया था। भाप का इंजन इन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था और रेडियो का आविष्कार ध्यान रखना मार्कोनी ने किया था। टीवी का पूछे तो जेएल बियर्ड है, ठीक है। तो ये खोज वाले क्वेश्चन भी आपने को याद रखने, तो इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना रेडियो का आविष्कार किया था वो किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। इसके बाद चलिए आगे। क्षण चुंबक के मध्य में चुंबकत्व होता है। देखो अधिकतम की बात करें बेटा, जो भी क्षण चुंबक है के ध्रुवों पर, क्षण चुंबक के ध्रुवों पर, देखो ध्यान रखना ऐसा करना बेटा। ये क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा सा मैं चेंज करवा देता हूं, ये थोड़ा सा यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रहा था वो नहीं लिखा है। क्षण चुंबक में ऐसे करो बेटा, अधिकतम चुंबकत्व तो होता है। देखो क्वेश्चन ये था कंप्लीट, क्षण चुंबक में अधिकतम चुंबकत्व तो कहां होता है? तो ध्यान रखना ये इसके ध्रुवों पर होता है बेटा, ध्रुवों पर होता है। जैसे ये आपकी क्षण चुंबक है तो ये इसके जो ध्रुव है जो आपके उत्तर से दक्षिण दिशा में होती है, ध्यान रखना कौन सी दिशा में होती है? उत्तर से दक्षिण। जो आपके सिरे हैं, सिरों पर ध्यान रखना अधिकतम होता है। तो क्षण चुंबक के यहां मध्य नहीं बेटा, सिरों पर करना है हमें, क्षण चुंबक के सिरों पर। तो क्षण चुंबक के सिरों पर जो चुंबकत्व है वो कैसा होता है? अधिकतम होता है। मध्य की बात पूछे, बीच की बात पूछे तो वहां पर चुंबकत्व होता है वो कैसा होता है? कम होता है। लेकिन जो सिरों पर बात करें बेटा तो सिरों पर सबसे अधिक होता है। कंडेंसर का उपयोग किया जाता है। देखो बेटा जो पंखे में कंडेंसर होता है बेटा, कंडेंसर को हम बोलते हैं कैपेसिटर या संधारित्र। ये क्या है बेटा? विद्युत धारा को स्टोर करता है। तो यानी कि ये आवेशों को स्टोर करने के काम आता है। आवेश है, आवेश को इकट्ठा करता है बेटा, ध्यान रखना जो चार्ज है उनको कलेक्ट करता है। तो ये आपके कंडेंसर का काम होता है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसे कहते हैं? देखो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो बर्फ है आपकी बेटा, जो बर्फ है आपकी बेटा शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ को हम क्या बोलते हैं बेटा? जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी जो ठोस रूप में होती है तो वो क्या होती है बेटा? बर्फ की तरह जमी हुई सी लगती है हमें। तो ऐसा लगता है कि बर्फ जमी हुई है आपकी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोलते हैं या ड्राई आइस बोलते हैं। किसको? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? अब देखो बेटा यहां एक बार बात कर लेते हैं मिश्रण, यौगिक, अणु और तत्व क्या होता है। देखो बेटा अणु क्या होता है?
अणु क्या है बेटा? सबसे छोटा भाग है, पदार्थ का सबसे छोटा भाग है, वो क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। अणु के बाद आता है बेटा तत्व। तत्व मतलब क्या होता है? एक ही जैसे अणुओं से बना, एक ही जैसे अणुओं से बनता है तत्व। और ध्यान रखना बेटा, जब दो तत्व आपके, मान लो जैसे मैं कहूं बेटा Na+Cl है, ये दो तत्व मिलके क्या बनाते हैं? NaCl। तो रासायनिक संयोग से जो बनता है बेटा, किससे बनता है? रासायनिक संयोग से बनता है। जो रासायनिक संयोग से बनता है वो आपका क्या कहलाता है? यौगिक। ध्यान रखना, दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से जो बनता है वो आपका क्या कहलाता है बेटा? यौगिक कहलाता है। तो जैसे मैं Na+Cl, NaCl बना है, H2+SO4, H2SO4, मतलब जो भी तत्वों के संयोग से बनता है उसे यौगिक कहते हैं। मिश्रण क्या कहलाता है बेटा? आपका भौतिक संयोग से बनते हैं, जो भौतिक संयोग से बनने वाला पदार्थ। ध्यान रखना, इसको यौगिक भी बोल देते हैं और इसको बेटा एक नाम और देते हैं, उत्पाद भी बोलते हैं। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? उत्पाद भी बोलते हैं। इनको अभिकारक बोलते हैं। ध्यान रखना, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो भौतिक संयोग से बनता है उसको हम मिश्रण कहते हैं। जैसे मैं कहूं बेटा पानी में नमक मिला दिया, तो ये पानी प्लस NaCl का एक मिश्रण हो गया, मिक्सचर हो गया। तो दो तत्वों के जो भौतिक संयोग से बनता है बेटा, ध्यान रखना, तो वो आपका क्या क्या जो भौतिक संयोग होता है वो मिश्रण होता है, और रासायनिक संयोग से जो पदार्थ बनता है वो आपका यौगिक होता है। सोडियम क्लोराइड क्या है? देखो बेटा NaCl, अभी मैंने बताया था Na+Cl, ये क्या है बताओ? अभी समझाया था इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने एग्जांपल से। तो ये क्या है? आपका कंपाउंड है, यौगिक है। यौगिक की परिभाषा मैंने आपको बताई थी अभी आपको, कि जब आपके दो तत्वों की जो भौतिक संयोग, सॉरी, दो तत्वों के रासायनिक संयोग से जो बनता है पदार्थ या उत्पाद बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। सल्फर किसमें आसानी से घुलनशील है? देखो ध्यान रखना बेटा, हम सल्फर की बात करें, सल्फर देखो पानी में अविलेय, पानी में तो अविलेय। अब बात करें बेटा अविलेय, पानी में अविलेय, अमोनिया, बेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो बेटा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा एक मैथिक बेंजीन होता है। सल्फर ध्यान रखना उसमें आपका क्या होता है? घुलनशील होता है। तो सल्फर घुलनशील किसमें? आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मैथिक बेंजीन में बेटा। इसके बाद चलिए आगे, पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? KCl। ध्यान रखना बेटा, पोटेशियम क्लोराइड का, क्लोराइड है, क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है? आपका KCl। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन है बेटा अश्रु गैस। देखो अश्रु गैस आपकी जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये आपकी अश्रु गैस नहीं कहलाती है। जो नाइट्रस अश्रु गैस की बात करें बेटा हम आपकी, तो ये क्लोरोएसिटोफिनोन होती है, Cl3NO2। ठीक है, क्लोरोएसिटोफिनोन होती है बेटा। तो ये आपकी अश्रु गैस होती है। मस्टर्ड गैस की बात करें, मस्टर्ड गैस आपकी बेटा कौन सी होती है? द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया था। तो जो आपकी मस्टर्ड गैस होती है क्लोरोएसिटोफिनोन होती है, क्लोरोएसिटोफिनोन होती है, नहीं सॉरी, क्लोरोएसिटोफिनोन, क्लोरोएसिटोफिनोन ये आपकी अश्रु गैस है। कई बार आ जाता है बेटा कि अश्रु गैस है, तो क्लोरोएसिटोफिनोन आपकी कौन सी गैस है? अश्रु गैस है। इसके बाद हम बात करें बेटा जो अगला आपका जो ऑप्शन दिया गया है मस्टर्ड गैस, तो मस्टर्ड गैस का जो फॉर्मूला है, मस्टर्ड गैस का आपका जो फॉर्मूला है ये C4H8 और Cl2S, ये आपकी बेटा कौन सी गैस होती है? मस्टर्ड गैस होती है। हंसाने वाली गैस की बात करें बेटा तो N2O, ये आपकी जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये आपकी हंसाने वाली गैस, या इसको हम हास्य गैस भी बोलते हैं या लाफिंग गैस भी बोलते हैं। तो हंसाने वाली गैस कौन सी है? आपकी N2। यहां पर आपके देखो बेटा आपका ये कंप्लीट हो जाता है साइंस का पार्ट। इसके बाद चलिए चलते हैं मैथमेटिक्स को। दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 7/12 है। यदि एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बेटा 7/12 है दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। देखो दो संख्याएं व्युत्क्रम कौन सी है? मैं कहूं एक संख्या ए, संख्या मान ली ए और बी, ए और बी, व्युत्क्रम ए का उल्टा ए, बी का उल्टा बी, इसको जोड़ो बेटा ए बी, एलसीएम आ गया और ए प्लस बी।
और ये कितना है 7/12, सीधा सा है। अब संख्याएं सोचो बेटा, एक संख्या कितनी है 4, तो यहां मैं करूं बेटा 4 गुणा b बराबर 12, तो b बराबर कितना आ गया बेटा 3 आ गया। या a प्लस बी कितना है बेटा 7, मैं कहूं a बराबर 4 है तो b बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे, 62.5 को भिन्न के रूप में बदलो। देखो 62.5% है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है बेटा बट्टे में 100। तो हम जब भिन्न को हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो बट्टे में आप 100 कर दीजिए, क्योंकि इस चिन्ह का मतलब होता है बट्टे में 100। यहां पे बेटा पॉइंट हटाओ और इसको लिख दो 1000। 25 से कितनी बार कट गया, ये 25 बार, 25 चौका 100, तो ये आ गया आपका 5/8। तो इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो भिन्न के रूप में हम इसको क्या लिखेंगे 5/8। 8 संख्याओं का औसत 12 है, प्रत्येक संख्या में 4 का गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखो 8 संख्याओं का औसत कितना है 12। देखो यहां क्वेश्चन बनता है यदि प्रत्येक संख्या में 4 का गुणा कर दिया जाए, क्वेश्चन दे सकता है प्रत्येक संख्या में 4 का भाग दे दिया जाए, क्वेश्चन में दे सकता है कि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, आपसे क्वेश्चन में कह सकता है कि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए, तो बताइए नया औसत क्या होगा। ध्यान रखना नए औसत के लिए बेटा जो यहां किया है वही औसत में कर दो, 12 का गुणा 12 में 4 का गुणा कर दो, क्योंकि प्रत्येक में 4 का गुणा किया है तो 12 चौका 48, तो क्या आ जाएगा बेटा 48। यदि ये कहे क्या जोड़ा जाए तो 12 में 4 जोड़ देंगे तो 12 और 4 16, 12 में से 4 हम घटा देंगे तो 8, यदि घटाने की बात करें तो 8 आ जाएगा। P और Q एक कार्य को क्रमशः 12 दिनों और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं, तो कार्य का कितना भाग शेष रह गया, या क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है काम का कितना भाग हो गया। तो देखो बेटा P की बात करूं मैं तो P काम को 12 दिन में, और Q की बात करूं Q काम को 16 दिन में। एलसीएम आ गया 48, यानी कि बेटा 48 यहां पे जो निकल के आया है वो आपका कुल काम निकल के आया है। तो P 12 दिन में 48 काम, एक दिन में 4 काम। Q की बात करूं 16 दिन में 48 काम, एक दिन में कितने काम 3 काम। अब P प्लस Q कितने दिन काम कर रहे हैं बेटा, एक बात बताओ, P और Q 4 दिन काम कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं बेटा 4 और 3 7 काम, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे 28। अब आपसे पूछा है शेष काम। अब एक बात बताओ बेटा 48 काम करने, 28 काम हो गए, बचे कितने काम 20, 20 काम कितने में से बचे 48 में से, तो बेटा आपका आ जाएगा कितना 20/12, या 4 से काटें तो 4 पंजे 20 और 4 से 5 बार कट गया और ये 12 बार कट गया, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा 5/12। एक समकोण त्रिभुज में दोनों कोण बराबर है, इधर देखो बेटा ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ये आपका 90 डिग्री है। अब ये दोनों कोण बराबर है, θ1 और θ2, θ1 बराबर θ2 बराबर है, कोई भी त्रिभुज है तीनों कोणों का योगफल 180, जिसमें से एक कोण 90 आपका दे रखा है, तो बचे दोनों कोणों का योगफल कितना हो गया 90, एक कोण पूछे तो कितना आ गया आपका 45 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा आपका 45 डिग्री, या मैं कहूं बेटा 45 डिग्री। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर, ये हमें ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क। एक फॉर्मूला होता है बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या होता है बेटा 1/12 में 12 है ये, तो 1/12 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 1/12 आ जाएगा। 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़कर चले जाएं, बाकी बचे लोगों द्वारा शेष काम को कितने दिन में पूरा किया जाएगा। देखो बेटा 800 आदमी काम को 30 दिन में पूरा कर रहे हैं, 12 दिन का काम हो गया, देखो 30 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं, 12 दिन का काम हो गया, तो बचा कितने दिन का काम बेटा 30 में से 12 घटा देंगे, कितने दिन का 18 दिन का, तो हमारे पास अब इतना काम बचा है कि 800 आदमी 30 दिन का काम था, 12 दिन काम करके चले गए, कितने लोग 80 आदमी चले गए, तो बेटा अब काम कितने दिन का बचा है कि 80 आदमी उस काम को कितने दिन में कर देंगे 30 माइनस 12 दिन में। 80 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो एक बात बताओ बेटा 800 थे 80 आदमी चले गए, तो अब 80 आदमी चले गए तो अब काम क्या कितने आदमी रह गए 800 माइनस 80, कितने दिन में पूरा करेंगे, तो कितने दिन में बेटा D2 दिन में, तो यहां 800 गुणा में 30 में से 12 गए तो कितने बचे 18, बराबर 800 में से 80 गए तो 720 गुणा में D2, और D2 बराबर आ गया
800 गुणा 18, 800 गुणा 18 बट्टा में 720। 0 से 0 कितनी बार आगे बेटा? 18 चौका 72 और 4 से कितनी बार? 20 बार। तो कितने दिन में हो जाएगा? 20 दिन में। देखो सीधा सा है बेटा, 800 आदमी 30 दिन में कर रहे हैं, काम 30 दिन में हो जाता है। 12 दिन बाद की बात कर रहे हैं तो काम 800 आदमियों ने 12 दिन का कर दिया, तो 800 आदमियों का काम कितने दिन का बचा? 18 दिन का। लेकिन 80 आदमी चले गए तो अब ये काम 720 लोगों को करना है कितने दिन में? D2 दिन में। तो यहां से हम D2 का मान आसानी से ज्ञात कर देंगे। इसके बाद चलिए आगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, देखो बेटा सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें, देखो बेटा 0 आपकी भाज्य संख्या है, बिल्कुल ध्यान रखना बेटा 0 भाज्य संख्या है, लेकिन हम 0 को ध्यान रखना संख्याओं में काउंट नहीं करते हैं। ध्यान रखना 0 है, हम उसको बेसिकली संख्याओं में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन 0 भाज्य संख्या है। फिर भी आपको बता देता हूं। 2 बेटा कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। ये भी एक अभाज्य, ये ना भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या है, अपवाद है, ध्यान रखना ये। और 3 की बात करूं तो ये भी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 2। एक मत कर देना बेटा, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। 0 भी नहीं करना है क्योंकि 0 एक भाज्य संख्या है, ना कि अभाज्य संख्या, क्योंकि 0 में किसी की संख्या का भाग दो सबका भाग जाता है 0 बार। इसके बाद चलिए आगे। शंकु का आयतन होता है, देखो बेटा ये कोण है आपके पास, इसके आयतन की बात करें तो इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी। इसके बाद चलिए आगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये देखो बेटा सीधा सीधा फॉर्मूला दिया है आपका, ठीक है। तो और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका देख लो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। विजय ने एक बैंक से 6,000 रुपए 3 वर्ष के लिए लिए, 12% ब्याज की दर से ब्याज देता है, तो 3 वर्ष बाद कितना ब्याज दिया? तो ब्याज क्या होता है बताओ बेटा? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 लगा दो बेटा, सीधा फॉर्मूला, नहीं तो डायरेक्ट भी कर देंगे। 6,000 रुपए मूलधन है, दर आपकी 12% है, समय 3 वर्ष है, बटा में 100 कर देना है। तो 12 × 36 और 36 छिक्के कितना हो गया बेटा? 2160 रुपए। दोबारा देख लो एक बार। विजय ने एक बैंक से 6,000 रुपए लिए, 3 वर्ष के लिए लिए बेटा, 12% की ब्याज के से लिए, तो 6,000 गुणा 12 गुणा 3 बट्टा में 100 कर देना है। अब यहाँ बट्टे में 100 करेंगे बेटा तो 6,000 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 12 × 36 छिक्की 2160 आ जाएगा। इनमें से कोई नहीं। यदि वैसे करें तो डायरेक्ट वैल्यू सिस्टम भी लगा सकते हैं। जो वैल्यू दी है आपके पास, वैल्यू कितनी है? 6,000, किसकी है? मूलधन की। हमारे पास मूलधन कितना है? 100। 12% की दर से 3 वर्ष का कितना आ गया? 36, तो गुणा में ये कर देना है। 36 छिक्की कितना आ गया बेटा? 2160 रुपए करना है। कितना आ जाएगा? 2160 रुपए। माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु, देखो बेटा अंतः केंद्र की बात करें, अंतः केंद्र आपका कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु है। कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु अंतः केंद्र होता है। लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु आपका क्या होता है? लंब केंद्र होता है। माध्यिकाओं की बात करें तो इनका बेटा केंद्रक होता है, या हम इसको गुरुत्व केंद्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुत्व केंद्र बोलते हैं। अंग्रेजी में सेंट्रॉइड बोलते हैं बेटा इसको, या ग्रेविटी सेंटर बोलते हैं बेटा, ग्रेविटी सेंटर बोलते हैं। परिकेंद्र होता है आपका भुजालंब समद्विभाजकों का, भुजालंब समद्विभाजकों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है वो आपका परिकेंद्र होता है। चलिए आगे। वर्ग के विकर्ण में 20% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो बेटा सीधा सा है, वर्ग का विकर्ण होता है बेटा √2a, ये क्या होता है? इसका विकर्ण होता है। ध्यान रखना वर्ग का विकर्ण है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2a। यदि मैं बात करूं बेटा क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल होता है आपका भुजा का स्क्वायर। तो a बराबर क्या आ गया बेटा आपका? a बराबर होगा विकर्ण बटा में √2। तो यहां देखो बेटा विकर्ण का स्क्वायर आएगा तो बेटा 2 बार बढ़ा देंगे क्षेत्रफल के लिए, 20 + 20 + 20 गुणा 20 बटा में 100, तो 40 + 4 कितना आ जाएगा आपके पास? 44%।
20%। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा बेटा, 44%। किसी वस्तु को 640 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, 10% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेंगे? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है जब हमें 10% का लाभ कमाना है। डायरेक्ट वैल्यू सिस्टम लगाओ बेटा, देखो सीधा सा 640 में बेच रहा हूं तो बेटा 20% की हानि हुई है, तो ये कितने की वैल्यू है, 80 की वैल्यू है। देखो हानि हुई है तो 80 की वैल्यू है, क्योंकि हम यदि देखो 100 में खरीद रहे हैं, यदि 20% का लाभ है तो 20 जोड़ देना है, हानि है तो 20 घटा देना है, तो 20 घटा दिया 80 आ गया। 10% के लाभ के लिए 110 का गुणा कर देना है, 8 से 8 बार कट गया तो कितना आ गया, 880 रुपए। इसको मैंने ठीक करवा दिया है। log 3x, देखो मैंने आपको बताया है, ये पहले भी आ रहा है बेटा, log ax बराबर n है तो x बराबर होगा a की पावर n, मतलब ये दोनों आपस में बदल जाएंगे। तो ऐसे ही log 3x बराबर 3, तो बेटा ये भी बदल जाएंगे आगे, तो x बराबर 3 की पावर 3, तो x बराबर 3 तिया 9 तिया कितना आ गया, 27। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, 27। अब देखो बेटा ये सीरीज का है, 5 5 5, आगे भी क्या आ जाएगा, 5 7 2 9 2 11 और 2 13, तो ये 13 आ जाएगा। प्रवीण अपने घर से चलना शुरू करता है, 4 किलोमीटर उत्तर गया, 4 किलोमीटर उत्तर गया, इसके पश्चात बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ेगा बेटा इधर, बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है, इसके बाद पुनः बाएं मुड़ता है। देखो बेटा यूं गया फिर बाएं मुड़ा, तो फिर बाएं मुड़ेगा किधर, इधर, फिर बाएं मुड़ के कितना, 4 किलोमीटर। तो अब वह पहले यहां था अब यहां है, तो यहां 4 किलोमीटर ये है, 4 ये है, ये 2 है, तो ये भी कितना आ जाएगा बेटा, 2 किलोमीटर। तो अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद चलिए आगे, वीणा की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा, वह मेरे दादाजी की पुत्री है। देखो मोहन ने वीणा की ओर संकेत करते हुए कहा, वह मेरे दादाजी की पुत्री है। अब बेटा एक बात बताओ, मोहन के दादाजी की पुत्री, मोहन की क्या लगेगी, बुआ लगेगी, तो इनमें से कोई नहीं, क्या लगेगी, बुआ लगेगी। 49, निम्न में से बेमेल को छांटिए। देखो जेब्रा, घोड़ा, कुत्ता, ये सारे पुल्लिंग हैं, बिल्ली आपकी स्त्रीलिंग है। ध्यान रखना कई बार यदि ये एक जैसे दे दिए जाए, मान लो यहाँ पे कुत्ता, घोड़ा, बैल और जेब्रा दे दिया जाता, तो उसमें कुत्ता अलग होता, वहां हम शाकाहारी और मांसाहारी का लॉजिक देखेंगे बेटा, लेकिन पहले मेल फीमेल का। यदि किसी कूट भाषा में कंप्यूटर को क्या लिखा जाता है, RFU, देखो OMPUTER, इसको हम क्या लिख रहे हैं, RFUVQNPC। देखो बेटा C को C लिखा, R को R लिखा, ठीक है। अब देखो आगे क्या किया बेटा, E से F, T से U, U से V, P से Q, M से N, O से P, आगे ऐसे बढ़ा दिया है। तो ऐसे बेटा मेडिशन को, तो पहले यहाँ M, यहाँ M है तो बेटा यहाँ भी M कर दो, यहाँ E है तो यहाँ भी क्या कर देंगे बेटा E। अब देखो इसने किया क्या है, यहाँ पे उल्टा चलो, E से F, तो N से क्या आ जाएगा बेटा O, आगे बढ़ाया, T से U आ गया, तो I से क्या आ जाएगा J, C से क्या आ जाएगा D। तो देख लो ये EOJD कहां आ रहा है, EOJD दोनों में ही आ रहा है। आगे चलो बेटा, C के बाद D आ गया, I के बाद क्या आ जाएगा बेटा IJ, फिर वापस J, तो इसका मतलब यही आ रहा है आपका राइट आंसर। इसके बाद चलिए आगे, तो यहां पे देखो क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। काफी अच्छा पेपर था, ठीक ठाक था, और अच्छे तरीके से तैयारी करो इनकी आप।